अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग बेस लाहौर से मैं हूं नदीम नूर और आपके पास हर बुध की शाम को स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं। हमारे साथ पहले की तरह मिस आमना नवाज़ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड मामलात और इससे मुतल्लिका ट्रेनिंग और काउंसलिंग पर तजर्बा रखती हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज हमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कुछ देर हो गई ऑनलाइन आते आते। अपने व्यूअर से माज़रत के साथ तेज़ी से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर स्ट्रेस को दिमाग या जहन की डोमेन ही समझा जाता है और समझा जाता है कि अगर स्ट्रेस है तो इसका जो हमारे जिस्मानी निज़ाम पर कोई असर है, तो इस कनेक्शन को इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। एट द सेम टाइम साइकोलॉजिस्ट भी और डॉक्टर्स भी और कुछ तजुर्बाकार लोग भी हमें बताते हैं कि स्ट्रेस अपने आप को जिस्मानी ख़राबियों, बीमारियों या बीमार स्टेट्स की सूरत में भी ज़ाहिर करता है। ये क्या है, ज़रा इस पर हमारे व्यूअर्स को तफसील से बताइए। जनरली जब कोई जिस्मानी बीमारी सामने आती है या कोई वायरस होता है, जो कि जैसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अक्सर मौसमी कोई इन्फेक्शंस होते हैं तो आते हैं, तो लोग अक्सर कोई ना कोई हिफाजती तदाबीर करना शुरू हो जाते हैं और कैंपेन्स भी बहुत चलती हैं कि जी ख्याल करें, हिफाजती तदाबीर ये हैं वो करें। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से कैसी कैसी बीमारियां, एक्चुअली जिस्मानी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके हवाले से कोई कैंपेन्स नहीं चलती कि जिस्मानी बीमारियों के पीछे भी जो वरी है या जो स्ट्रेस है उसकी पुअर कोपिंग की वजह से किस तरह से लोग सफ़र करते हैं अपनी जिस्मानी बीमारियों की शक्ल में। एक रिसर्च के मुताबिक जो जनरल फिजिशंस के पास जो पेशेंट्स आते हैं तो 70% उनमें से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके जो मसाइल हैं वो स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है, यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है बिकॉज उनकी स्ट्रेस कोपिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो 70% पेशेंट्स के बारे में कहा जाता है जो जनरल फिजिशियन के पास आते हैं कि आए दिन उनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या आए दिन कोई स्टमक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई ना कोई हेडेक है। तो उनमें से 70% ऐसे लोग हैं जिनकी ओरिजिनल जो बेसिस है वो कोई फ़िज़िकल बेसिस नहीं है उनकी बीमारी की, बल्कि वो पीछे जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ख़राबी पाई जाती है। जिसमें सबसे कॉमन जो स्ट्रेस की वजह से जिस्मानी बीमारी सामने आती है वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैदे के मसाइल, और उसमें से सबसे जो टॉप पे है वो स्टमक अल्सर्स हैं। स्टमक अल्सर्स के बारे में एक रिसर्च हुई जो कि 15,000 पेशेंट्स के ऊपर हुई और उसमें देखा गया कि 5 में से 4 पेशेंट्स के जो स्टमक अल्सर्स थे उसकी कोई फ़िज़िकल बेसिस नहीं थी, बल्कि उसके पीछे पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट थी। सो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि सामने आता है और स्टमक अल्सर के बारे में कहा जाता है कि ये फेटल डिजीज़ में से इसका 10वां नंबर है पूरी दुनिया में, कि ये 10वें नंबर पे फेटल डिजीज़ है। और बहुत सारे मैदे के मसाइल वो सिर्फ इसलिए हैं और कि लोग अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते, वरिड रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और उसमें भी स्ट्रेस ख़ास तौर पर इस तरह की जिसमें खौफ का अंसर ज़्यादा हो। खौफ से मुराद है कि मुस्तकबिल के बारे में खौफज़दा रहना, परेशान रहना, मसले के हल की बजाय मसले के बारे में ज़्यादा सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इस तरह की जो फ़िक्रें हैं ये बहुत ज़्यादा आपके मैदे की जो सेहत है उसको मुतासिर करती हैं। और सबसे जो कॉमन डिजीज़ है स्ट्रेस से जुड़ी हुई वो स्टमक अल्सर है। इसके अलावा ऐसे लोगों पे भी रिसर्च हुई जो बिजनेसमैन हैं, कोई बड़े इदारों के CEOs हैं, तो उन पे भी रिसर्च हुई तो, और उनकी जो एवरेज एज थी वो 45 साल उनकी एवरेज एज थी। तो देखा गया कि उनमें जो कॉमन बीमारियां थी CEOs में वो हार्ट डिज़ीज़ थी, दिल की बीमारियां थी, स्टमक अल्सर्स थे और ब्लड प्रेशर के मसले थे। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है क्योंकि वो CEOs जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा वर्क रिलेटेड जो है वो प्रेशर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा बुरी बुरी खबरें भी उनको मिलती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के मौके हैं जो उनको मिलते हैं। तो देखा गया कि उनके साथ सबसे ज़्यादा इस तरह के मसाइल सामने आए और बाय द एज ऑफ 60 उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ आई। सो जो पहला सबसे बड़ा जो मसला जो स्ट्रेस की मैनेजमेंट की ख़राबी की वजह से पैदा होता है वो स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं।
अच्छा, आर्थराइटिस में भी देखा गया कि एक रिसर्च के मुताबिक कि 4 ऐसे मसले जो कि कॉमन मसले तमाम आर्थराइटिस के पेशेंट्स के साथ थे, उसमें से पहला मसला था कि उनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कुछ मुश्किलात थी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ उनके इख्तिलाफ़ात थे। दूसरा मसला देखा गया कि उनको माशी तौर पर बहुत सी फ़िक्रें थी, फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसका उनको सामना था। इसके अलावा उनमें से जो तीसरा मसला कॉमन जो पाया गया वो था कि तन्हाई का वो शिकार थे और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे उस वजह से। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा देखे गए। और चौथा जो मसला है देखा गया वो था कि जो पुरानी रंजीदगियाँ लोग पाल के रखते हैं और ज़हन में उसको फिर बार बार याद कराते हैं, रिजेंटमेंट्स को भुलाते नहीं हैं, लेट गो नहीं करते। तो देखा गया कि ये इस तरह के जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जी फ़िक्र है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, वरिड रहते हैं, तो देखा गया कि आर्थराइटिस में बड़ा कॉमन मसला। बहुत सारी मेडिकल रीजंस भी होती हैं, लेकिन कोपिंग में अगर कोई बीमारी है, जिस्मानी बीमारी, और उसको आपने हील करना है तो उसमें बड़ा आपकी मेंटल फिटनेस बहुत रोल प्ले करती है। तो ये भी रिसर्च सामने आई। फिर दांतों के मसाइल में भी देखा गया एक रिसर्च के मुताबिक कि जो टूथ डिके है उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का अमल दखल पाया गया, बिकॉज़ जो वरिड थाट्स होती हैं ये आपकी बॉडी के जो कैल्शियम का लेवल है उसको भी इम्बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से दांतों के मसाइल भी देखे गए। फिर डायबिटीज़ 2 जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये भी इसका ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से। बहुत सी रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आपकी जीन्स में शुगर की बीमारी है और ऊपर से आप अपनी स्ट्रेस को भी मैनेज करना नहीं जानते और क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं और आप उसको कोप नहीं कर पाते, तो ये बहुत जल्दी, यानी अगर आपको डायबिटीज़ बहुत अगर जीन्स में है और लेट होनी है और कोई बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहा है या स्ट्रेस को कोप नहीं कर पा रहा, तो वो बहुत जल्दी हो सकती है। तो इसका अगेन ताल्लुक, बिकॉज जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो आपकी ग्लूकोज लेवल नेचुरली, जो एक बॉडी में एक सिस्टम है, स्टोर्ड ग्लूकोज होती है, तो वो फ़ौरन आपकी बॉडी की पूरी रिलीज़ होती है। तो इवन के डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज रखना है, बिकॉज शुगर के मरीज़ को अगर आप 2 दिन कुछ भी ना खिलाएं और सिर्फ वो फिक्र करता है और स्ट्रेस लेता है, तो उससे भी उसकी शुगर लेवल बहुत ही हाई, क्योंकि वो सिस्टम में स्टोर्ड जो शुगर्स हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से सिस्टम में रिलीज़ होते रहेंगे, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते रहेंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ का बहुत बड़ा रोल है पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से। 3 बीमारियां हैं जिनको कहते हैं कि ये फर्स्ट कज़न्स हैं और इनको वरी डिजीज़ भी कहते हैं, जिसमें एक डायबिटीज़ है और दूसरा जो है ये हार्ट डिजीज़ हैं और तीसरा ब्लड प्रेशर है। तो ये इनको कहते हैं कि ये फर्स्ट कज़न्स हैं आपस में, और ये वो बीमारियां हैं जो कि वरी से बहुत ज़्यादा इनका गहरा ताल्लुक़ है कि जो लोग अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा इस तरह की बीमारियों की तरफ वो प्रोन होते हैं। अगर हम बात करें हमारे मेंटल हेल्थ की, तो उसमें भी ये देखा गया है कि ये जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं अगर बहुत ज़्यादा तादाद में रिलीज़ होते रहे, कॉर्टिसोल एक्चुअली एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि आर्जी तौर पर अगर रिलीज़ हो तो हमें हेल्प करता है, लेकिन अगर ये लगातार हमारी बॉडी में रिलीज़ होता रहता है तो आपकी बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी, जिसमें आपका जो एक ब्रेन का हिस्सा है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि मेमोरी से जुड़ा हुआ है, याददाश्त से जुड़ा हुआ है, देखा गया है कि उसकी भी जो न्यूरॉन्स हैं उसको स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से वो डैमेज होते हैं और हिप्पोकैम्पस का साइज़ या वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम में वो छोटा हो जाता है आपकी। तो बहुत सारे लोग जो कि श्रिंक हो जाता है, जिसकी बहुत सारे लोग जो कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो अक्सर वो ये रिपोर्ट भी करते हैं कि हमें चीज़ें भूलना शुरू हो गई, याद नहीं रहती, करीब की चीज़ याद नहीं रहती, लोगों के नाम भूलना शुरू हो जाते हैं, या सुबह की बात याद नहीं रहती है, या कोई काम करने थे जो कि वो भूल जाते हैं। तो उसके पीछे अगेन ये रीज़न है कि आपके जो हिप्पोकैम्पस है वो इफ़ेक्ट होता है लंबे अरसे के अगर कॉर्टिसोल आपका रिलीज़ हो रहा है। फिर इम्यून सिस्टम के हवाले से भी बहुत सारी रिसर्च हैं जो बताती हैं कि हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है अगर ये लगातार रिलीज़ होता है तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ इन्फेक्शंस बड़ी जल्दी आप कैच कर सकते हैं, और फिर इन्फेक्शन जब कैच होते हैं और इम्यूनिटी वीक है तो आप
उससे जल्दी निकल नहीं पाते, हील नहीं कर पाते अपने इन्फेक्शंस को। और ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोग जो कि पुअर, जिनकी स्ट्रेस कोपिंग होती है, उनको एक साल में कई कई दफ़ा इन्फेक्शंस होते हैं, एक सीज़न में कई कई दफ़ा उनको वायरल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। तो उसके पीछे बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि वो कैसी है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। रंगत में बहुत ज़्यादा चेंज आता है जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं। डलनेस स्किन की बहुत कॉमन है। पिंपल्स होना, रैशेस होना स्किन पे, ये भी बहुत कॉमन है। इवन एजिंग का प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, जो लोग बहुत लंबे अरसे तक अपनी स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते, तो वो यानी जल्दी बूढ़ा होना जी, वक्त से पहले जो एजिंग का जो असरात है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कि स्किन के ऊपर रिंकल्स भी देखे गए रिसर्च में कि बहुत ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाते हैं उन लोगों के जो कि बहुत अपनी स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते। और ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी तमाम तर ज़िंदगी की मुश्किलात के बावजूद भी अपने स्ट्रेस को कोप कर लेते हैं अच्छे अंदाज से, ग्रेसफुली ज़िंदगी गुजारना जब सीख जाते हैं तो बाज़ तो अपनी उम्र से कम लगना शुरू हो जाते हैं कि जितनी उनकी उम्र होती है तो उससे कम लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एज उनकी नहीं होती बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने से, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहने से या ख़ुद कोप नहीं कर पाते तो वो बहुत जल्दी उम्र से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे बहुत अहम रोल है आपकी कोपिंग कैसी है, स्ट्रेस को आप कैसे डील करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा देखा गया। फिर बहुत सारे जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो भी देखे गए हैं स्ट्रेस के साथ। लोग बहुत स्ट्रेस ईटिंग करते हैं जब वो परेशानी में होते हैं, फ़िक्रमंदी में होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ उनका रुझान होता है, उनको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पर मीठे की चीज़ों की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या मैदे की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करना, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा, चॉकलेट्स का इंटेक ज़्यादा जब वो स्ट्रेस में होते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स का, इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा। सो ये भी देखा गया है कि ओवर वेट होने के भी खदशात होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बिकॉज आप ओवर ईटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, सो अंडर वेट होने की भी देखे गए हैं आसार के। जो लोग स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते तो उनके खाने पीने के पैटर्न्स और उनके वज़न में भी उतार चढ़ाव देखा गया है इसके साथ। ये जो सारी बीमारियों की अभी मैंने बात की, जिक्र किया, मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई ये समझना शुरू कर दे कि जो स्ट्रेस का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि हमारे माइंड के साथ होता है, इसका ताल्लुक हमारी पूरी बॉडी से होता है। जैसे हेडेक्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, जो लोग स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते तो आए दिन माइग्रेन की प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करते हैं, तो आए दिन वो जो है वो सर के इर्द गिर्द जो है वो पट्टी बांध के बैठे होते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। आए दिन वो ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं सर दर्द ख़त्म करने की, कि सर दर्द आए दिन उनको हो रहा होता है। तो हेडेक्स भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि स्ट्रेस की वजह से लोग रिपोर्ट करते हैं। तो इसका ताल्लुक भी अगेन आपकी मेंटल हेल्थ से होता है, जो आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं। फिर नींद के मसाइल बहुत ज़्यादा, स्लीप डिसऑर्डर्स डिफरेंट, ये भी रिपोर्ट किए गए, जो कि पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से देखे गए कि या तो नींद टूट के आ रही है, इंसोम्निया, लंबे अरसे तक लोगों को नींद नहीं आ रही, रातों को जाग रहे हैं, नींद आ जाती है तो उसके बाद बड़ी जल्दी आँख खुल जाती है, या फिर बाज़ स्लीप पैरालिसिस भी रिपोर्ट किया जाता है कि किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद आप उसको कोप नहीं कर पाए उस स्ट्रेस को, और वो फिर आपके स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर कर देते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे स्ट्रेस के साथ रिपोर्ट किए गए। जब भी किसी को इस तरह की कोई यानी जिसकी स्ट्रेस कोपिंग जिसने सीखनी है और बड़ा कोई स्ट्रेस महसूस हो रही है, तो अगर कोई चंद सवाल अपने साथ करना शुरू कर दे कि क्या उसने बीमारों ने, ये अगर कोई कुछ सवाल हम अपने साथ करना शुरू कर दें, जब हम बहुत वरिड होते हैं और हम सारी रात बैठ के तो फ़िक्र कर रहे होते हैं, और कोई अगर कहे कि अभी आप सो जाएं, अभी आप फ़िक्र ना करें, सुबह बात करेंगे, तो ये बहुत अजीब लगती है उस शख्स को बात, जब हम किसी को ये कहते हैं। मैं मिस आपकी इजाज़त से दरमियान में एक ख़याल को डिस्कस करना चाहता हूँ। आप अभी इसके सलूशन के लिए तजावीज़ तो देंगी ही, एडवाइसेस तो देंगे, लेकिन
हम ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि स्ट्रेस से रिलेटेड जो मसाइल आते हैं उसमें पीछे तो स्ट्रेस कारफरमा होता है, लेकिन हम स्ट्रेस पर काम करने की बजाय जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उन पे काम करना शुरू कर देते हैं और फिर इसी को रूटीन बना लेते हैं। मसलन स्ट्रेस से डाइजेशन और स्टमक के हालात बुरे हैं, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, तो हमने डाइजेस्टिंग एड्स या एंटासिड्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया हुआ है। जी। अगर एजिंग है तो एंटी एजिंग क्रीम्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कंसीलिंग सब्सटेंसेस या सर्जिकल या इन्वेसिव प्रोसीजर्स का इस्तेमाल, अगर स्ट्रेस के नतीजे में मंचिंग करके या स्ट्रेस हीटिंग करके वज़न बढ़ गया है तो फिर स्ट्रेस की तरफ ध्यान नहीं, बल्कि इस तरफ ध्यान कि कोई शॉर्टकट हो, जैसे लाइपोसक्शन है या गैस्ट्रिक बैंडिंग है या मैदे को काट पीट के छोटा कर देना ताकि बंदा खाना ही ना खा सके। तो क्या ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में कुछ रिजल्ट्स देती है कि हम असल मसला यानी स्ट्रेस को एड्रेस ना करें, बल्कि उसके नतीजे में जो ख़राबियाँ, सिम्टम्स, फॉल आउट्स आ रहे हैं बस उन्हीं को समेटते रहें? बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया कि असल जो कल्प्रिट है वो तो है स्ट्रेस, जिसको मैनेज करना सीखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेस की वजह से जो मामला आगे ख़राब होते हैं तो उसका हल ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, फाउंडेशन थी, जहाँ से ये सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं, तो उसको वो वहीं का वहीं होता है। एक तो शेम भी बहुत ज़्यादा समझी जाती है इस हवाले से कि अगर कोई किसी को स्ट्रेस है और वो अब किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शेम भी होती है कि पता नहीं कोई ये तो कोई ज़हनी सेहत की ख़राबी की बात होगी तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ एक स्टिग्मा है जो जुड़ा होता है। जिस्मानी बीमारियों के साथ उतना स्टिग्मा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी जितनी भी जिस्मानी बीमारियों की बात की, या अगर किसी का वीक इम्यून सिस्टम है और वो आए दिन वायरल कैच कर रहे हैं तो वो बड़े आराम से उसका इलाज करा लेता है, जाके डॉक्टर के पास चला जाता है और जो भी फिर वो डॉक्टर मेडिसिन देता है तो वो खाता है, तो उसके साथ कोई ऐसा स्टिग्मा अटैच नहीं होता। तो वो तो लोग करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो असल मसला है कि स्ट्रेस को मैनेज करना है और नहीं आ रहा तो किसी से सीखना है, पढ़ना है, और अब कोई इतना मुश्किल नहीं है सीखना, उस पर लोग ज़्यादा काम नहीं करते। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये वरी जो है, ये मैंने जैसे इतनी बीमारियों का भी जिक्र किया है, तो ये जड़ है बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों की, ये जो मेंटल हेल्थ की ख़राबी हमारी होती है। और इसको उसी तरह से डील करना चाहिए जैसे कि हम बाकी अपनी सिम्टम्स को, फ़िज़िकल सिम्टम्स को डील करते हैं। ये इस मसले का हल नहीं होगा कि अगर हमें हमारा वज़न बढ़ गया है बिकॉज हम स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो हम जाके तो कोई ऐसे प्रोसीजर करवा लें, कोई शॉर्टकट्स ढूंढ लें कि वज़न कम हो जाए, तो ब्रेन की तो हेल्थ पे कोई काम नहीं हुआ। तो मेंटल हेल्थ पे काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिर बाकी इलनेसेस के साथ कोप करना है। फिर जब ये बीमारियां हो जाती हैं और फ़र्ज़ करें कि किसी को बीमारियां इस वजह से हो गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा वरिड रहा था और उसने उसको इस बात का कुछ नहीं किया, फिर भी अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ का कुछ ख्याल कर ले तब भी तो भी उसकी कोपिंग अच्छी हो जाएगी। यानी अगर कोई डायबिटिक है और वो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर लेता है, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाता है, तो एटलीस्ट वो डायबिटीज़ को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर किसी की डायबिटीज़ ट्रिगर हो गई है और अब वो स्ट्रेस पे भी कोई काम नहीं कर रहा तो वो तो वर्स होगा मामला। इसी तरह से अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर जाके तो अपनी कोई सर्जरी करा लेता है, लाइपोसक्शन करा लेता है, वज़न कम कर लेता है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कोई काम नहीं किया तो बात तो फिर आगे वहीं की वहीं रहेगी। तो कुछ सवाल हैं। एक तो ये कि जितना ज़्यादा कोई स्टडी कर ले इस हवाले से, यानी अगर ये पूरा एक सब्जेक्ट है कि स्ट्रेस का कितना रोल है हमारी हेल्थ के ऊपर, जितना कोई स्टडी कर ले और रोज़ाना अगर कोई 1 मंथ तक स्टडी करता रहे कि स्ट्रेस से क्या क्या मसाइल हैं जो हो सकते हैं, तो 1 महीने के अंदर उसको बड़ी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि स्ट्रेस को मैनेज करना कितना ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए, जनरली लाइफ में आपने सरवाइव करना है, थ्राइव करना है। तो
बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात ये कि अपने से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली वरिड रहते हैं, मसले का हल नहीं ढूंढते, फ़िक्रों में कई दिन गुजार देते हैं, कई हफ्ते, कई रातें वो जाग के गुजार लेते हैं कि फ़िक्रमंद रह रहे हैं, मसले का सलूशन नहीं मिल रहा या ढूंढ नहीं रहे और वरिड सिर्फ रह रहे हैं कि क्या बनेगा आगे। तो अगर वो उस वक्त कुछ सवाल अपने साथ कर लें कि मुझे क्या बीमार होना चाह रहा हूँ मैं, बिकॉज़ ये तो बीमारी को दावत देने वाली बात है अगर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे और सलूशन की बजाय प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल के बारे में जिसको हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, उसके बारे में हम इतनी फ़िक्र करना शुरू हो जाते हैं और हाल को इग्नोर कर देते हैं और हम आज के दिन जो काम करना था वो भी नहीं कर पाते। इससे और ज़्यादा फ़िक्रमंदी सामने आती है। तो कुछ सवाल हैं जो अपने से पूछने की ज़रूरत है कि हमने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ हम क्या ख़राबी चाहते हैं अगर बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं। वरी के बारे में मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि एक ज़माने में जो जंगी कैदी होते थे तो उनको टॉर्चर करने के लिए एक तरीका ये किया जाता था कि उनके हाथ पांव बांध देते थे तो उनके सर के ऊपर एक पानी का बैग लटका देते थे जिसमें थोड़ा सा सुराख होता था, जिसमें एक कतरा पानी का सर पे गिरता रहता था। और ये एक टॉर्चर करने का तरीका था कि थोड़ा थोड़ा सर पे गिरता रहे, तो है तो बिल्कुल एक कतरा लेकिन वो थोड़ा थोड़ा गिरता रहता था। तो कुछ मिनट के बाद वो इतना टॉर्चरस हो जाता था उन कैदियों के लिए कि वो यानी अपनी सैनिटी उनकी ख़तरे में होती थी, उनकी इतनी ज़्यादा ज़हनी सेहत मुतासर होती थी बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा करके सारा दें। तो वरी के बारे में भी यही मिसाल दी जाती है कि ये जो हम फ़िक्रें करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, एक ही बात के बारे में हम 24 घंटे सोचते रहें, तो वो भी ऐसे ही है कि एक कतरा जैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करते रहें। अक्सर इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना कोई वरी टाइम बना लें, यानी हम सब का कोई वरी टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सुबह शाम चलते फिरते कभी कोई जो भी काम कर रहे हैं तो साथ साथ अपनी जो बोझ है फ़िक्रों का वो भी हम साथ साथ लेके फिर रहे हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो लोग तब भी फ़िक्रें कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे हैं तो तब भी फ़िक्र कर रहे होते हैं, काम काज कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं तो साथ में फ़िक्रों का बोझ। तो 24 घंटे कोई फ़िक्र में रहता है तो इसका मतलब है 24 घंटे कॉर्टिसोल लेवल उसके हाई हैं, उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स पूरी बॉडी में रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इम्यून सिस्टम उसका वीक हो रहा है, उसका मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो उससे बेहतर है कि कोई वरी टाइम हम सेट कर लें कि दिन में हमने आधा घंटा 1 घंटा अपनी जिस बारे में भी हम फ़िक्र कर रहे हैं तो वो हम उसको कोई अलॉट कर दें अपने आप को कोई टाइम के इसमें मैं सोचूंगा इनके बारे में। और उसमें भी फिर जो वरी टाइम होगा उसमें भी कुछ सोल्यूशन की तरफ जाना है। वो सोल्यूशन हम इंटरनेट से पूछ सकते हैं, वो सोल्यूशन हम किसी माहिर से पूछ सकते हैं, वो सोल्यूशन हम किसी किताब से देख सकते हैं कि मेरा जो मसला है जिसकी वजह से मैं फ़िक्रमंद हूँ तो उसके बारे में मैं किसी से पूछ लूँ, कोई मशवरा कर लूँ। अपने ही माइंड से हम अपने मसले को सॉल्व जो करने की कोशिश करते हैं ये काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज़ माइंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल, जबकि उसका हल बहुत सारे और लोगों के पास मौजूद होता है। तो किसी एक्सपर्ट से पूछना, किसी किताब से पूछना, इंटरनेट से स्टडी कर लेना कि मैं इस मसले का हल, जो मसला आ गया है तो उसका कोई हल मुझे ढूंढना चाहिए। तो वरी टाइम में भी सिर्फ फ़िक्र के बारे में नहीं सोचना होता बल्कि उसमें आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना है। और उस वरी टाइम में जितना आज के लिए आप उस सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जितना उस पर अमल कर सकते हैं तो वो आज के दिन करें। और बाकी का जो टाइम है उसमें अपने बाकी कामों की तरफ तवज्जो, यानी माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, हमने अपना एक प्रोग्राम भी किया था कि 1 मोमेंट एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम हमें गुजारने की ज़रूरत है। अगर बहुत कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है और उसका सोल्यूशन भी कुछ ज़रा टाइम लगेगा उसको हल होने में, तो एक साल तक, 2 साल तक अगर फ़िक्र, बहुत लंबा गोल है कि वक्त लगेगा इसको हल होने में, तो 2 साल तक को कॉन्स्टेंटली अगर कोई वरिड रहेगा तो उसकी तो 2 साल के अंदर उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाएगी, फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ख़राब होती। तो वरी टाइम एक टेक्निक है जो सिखाई जाती है कि जो नेसेसरी स्ट्रेस है जो कि आपको लेनी है तो उसके लिए फिर कोई टाइम स्लॉट हमें डिसाइड करने की ज़रूरत है। और वो प्रेफरेबली वो रात का टाइम नहीं होना चाहिए कि रात को सोने से पहले मैं फ़िक्र करूँगा, बिकॉज़ वो आपकी पूरी रात की नींद डिस्टर्ब कर सकता है। तो वो कोई एक्टिव आवर्स आपके जो हों तो उसमें हमें कोई वरी टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत है। सो आज का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली इस हवाले से था कि हम जितना अवेयरनेस लें इस बारे में कि हमारी अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी
तो वो हमारी जिस्मानी सेहत को मुतासर करेगी, हमारी अपीयरेंस पे उसका बहुत असर पड़ता है ओवरऑल, और हमारी जो ज़हनी सेहत है वो तो मुतासर होती है इस वजह से। तो ये एक बहुत ही मतलब अहम ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं होती। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस पे लोग बहुत जल्दी काम कर लेते हैं और बहुत जल्दी फिर उसका कोई ना कोई इलाज भी निकल आता है। लेकिन ये देखना कि आपकी जो इम्यूनिटी है उसके पीछे आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, तो इसका बहुत असर होता है आपके इम्यून सिस्टम पे, और बीमारियों से कितना आप जल्दी कोप कर सकते हैं, तो इसका भी असर होता है। तो इस हवाले से हमने आज का प्रोग्राम किया। मिस आमना, हम अपने अगले प्रोग्राम्स में भी इन्हीं बातों के सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं। आपके सवालात, कमेंट्स और क्यूरीज़ का इंतज़ार रहेगा जिन्हें हम एड्रेस करेंगे। हमें अगले बुध की शाम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए।